के टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम, इट इज माय प्लेजर दीपल जी, एंटायरली माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। एंड एक्चुअली सिद्धार्थ, ये 18th पावर टॉक है, बहुत सारे लोग इससे बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरह लोगों की जिंदगी में कुछ हम बात करके बदलाव ला सके इसके थ्रू। और बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे थे कब से, और मुझे लग रहा है ये परफेक्ट टाइम है जब आप ये प्लेटफॉर्म पे है, और आज हम बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर देंगे। और सिद्धार्थ, आज हम दिल से बात करेंगे। श्योर मैम, मैं तो हमेशा दिल से बात करता हूँ और आज भी जरूर करूंगा। ठीक है सिद्धार्थ, थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड, वैसे सब लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बट मैं आपके मुंह से वापस सुनना चाहती हूँ। बहुत नए लोग होंगे आज, तो आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग के पहले का अगर आप शेयर करें तो। दीपल जी, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो मेरा मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रहता था। तो स्कूल के दौरान मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और मेरे अंदर ये विचार आया, उसी को मैं एज अ कैरियर लेना चाहता था। जब मैं आगे चला 12वीं क्लास के अंदर मैं अपने स्कूल का कैप्टन बना, और 9वीं क्लास से मैंने क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी। स्टेडियम जाता था स्कूल के बाद में, सो उसी को मैं एज ए करियर परस्यू करना चाहता था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, और कलकत्ता में मैंने 2 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। तो मेरा एक ही ड्रीम था, मैं सिर्फ अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करना चाहता था, स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन जब मैं मेरे फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में था, तो मुझे नी इंजरी हुई, जिसकी वजह से मेरा जो स्पोर्ट्स का करियर था वो खत्म हो गया। उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था प्रोफेशनली कुछ और करने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आया एकदम कि मैं करूं क्या। और उस दौरान घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर के अपने छोटे बिजनेसेस थे, वो उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो ठीक से नहीं चल रहे थे। मेरी मदर ने 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, और वो शुरू से बहुत एम्बिशियस थी। उन्होंने जॉब छोड़ करके अपना काम करने की कोशिश भी करी, और उसमें कुछ लॉसेस हुए। तो उस समय हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे। और उसके बाद खेलने के लिए हम एक बार मुंबई आए हुए थे, आपके शहर आया हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में हमारे मैचेस थे। तो वहां मैंने एक ओके। किताब देखी। जी, वहां पे मैंने एक किताब देखी, फुटपाथ पे बिक रही थी। उस किताब का शीर्षक था गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर साइड ऑफ योर ब्रेन। तो वो डॉक्टर जोस सिल्वा की किताब थी, तो मुझे वो शीर्षक बहुत अच्छा लगा, मैंने वो किताब खरीद ली। और उसके बाद में उसमें कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स थी, लेवल में कैसे जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करते हैं। सो ये कुछ बातें मुझे उससे पढ़ने को मिली। लेकिन किताब सफिशिएंट नहीं होती, आपको एक गुरु चाहिए होता है सीखने के लिए। और उसके कुछ दिन बाद मैंने अखबार में ऐड देखा कि उसी कोर्स, वही जो किताब थे, उनका कोर्स था, जिसको सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल बोलते हैं। तो उस जमाने में मैं 96-97 की आपको बात बता रहा हूँ, 6,000 रुपए उस कोर्स की फीस थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने और मेरी मदर ने वो पैसे जमा किए, और उस कोर्स के लिए को मैंने एनरोल किया, वो कोर्स किया। मेरे 1 साल बाद मेरी मदर ने वो कोर्स किया, और जो वो कोर्स कर लेता है उनको सिल्वा ग्रेजुएट बोलते हैं। तो हमारी सिल्वा ग्रेजुएट की मीटिंग थी। सो जब वो मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि अगर कुछ लोग, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1998 की। तो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा अर्निंग में, वो रुक सकते हैं। तो मेरी मदर रुकी। तो वहां पर मिस्टर बाली आए थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन करी। तो वहां से हमें आइडिया आया कि इस तरीके की कोई चीज है। फिर मेरी मदर ने जाकर प्रेजेंटेशन देखी ऑफिशियली, फिर वो मुझे लेकर के गई। और ऐसे अप्रैल 1998 में पहले मेरी मदर ने ज्वाइन किया, और फिर सबसे पहले उन्होंने मुझे अलग से एनरोल किया। सो ऐसे मेरी एंट्री हुई इस बिजनेस के अंदर। ओके। सो सच में मुझे भी नहीं मालूम था कि आपको नी इंजरी हुई थी, एंड उसकी वजह से आपने क्रिकेट खेलना आगे नहीं कर पाए। वो मुझे खुद को आज पहली बार मालूम पड़ा। सो कितनी मेहनत करके एक करियर हम बनाते हैं, बट वो छोटी सी चीज की वजह से बहुत बार रह जाता है। सिद्धार्थ, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये तो आपका बैकग्राउंड बताया, तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, तो एज क्या होगी आपकी? दीपल जी, उस समय मेरी जो एज थी, मैं 22 साल का था जब मैं इस बिजनेस में आया था। जी। ओके। सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 22 साल में एंट्री ली, और कैसी जर्नी रही शुरू की, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी? बिकॉज क्रिकेट खेलना और वो अपनी पैशन जिसमें पागलपन होता है, और वो करना,
और एक टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री में आना, क्या क्या कैसे ये सब चेंज हुआ और कैसी रही शुरू की जर्नी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग? दीपल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे किस चीज ने आकर्षित किया। जब मैंने इसकी प्रेजेंटेशन देखी थी, तो जो शख्स उसको उस दिन प्लान दिखा रहे थे, तो वो शख्स जो थे हाँ, वो गांव से थे, और उसके बावजूद भी वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंटेशन में कुछ वर्ड्स बोल रहे थे, ग्रामेटिकल बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो अन्य लोग देख रहे थे कि ये इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी है, लेकिन मुझे वो नहीं दिखा। मुझे सिर्फ ये दिखा कि जब ये व्यक्ति इतना अच्छा कर सकते हैं, तो मैं तो शायद इसमें बहुत आगे जा सकता हूँ। तो दीपल जी, मेरे अमेजिंग। अंदर एक जी, मैं 21 साल से, मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं। मैं, आप नीलेश भाई, यस। हम 21 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे अंदर एक बीमारी है पॉजिटिविटी की, तो मुझे बहुत कम कोई नेगेटिविटी नजर आती है। तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे वो चीज बिल्कुल भी नहीं दिखी। मुझे सिर्फ एक ही अंदर से आवाज आई, यार जब ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसे मेरे अंदर से आवाज आई। और इस वजह से मैं इस बिजनेस में आया। लेकिन दीपल जी, मालूम हाँ, जी, जर्नी यस बिल्कुल भी यस। आसान नहीं थी। जी, जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस रहे। सबसे पहला चैलेंज क्या था दीपल जी, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स से था, मेरा सरोकार जो है हम्म कॉलेज में, वो सिर्फ ग्राउंड तक ही सीमित था। मेरी अटेंडेंस हम्म स्पोर्ट्स में, हमें जरूरत भी नहीं होती थी अटेंडेंस की, तो मेरी, मैं क्लास तो अटेंड ना के बराबर ही करता था। और तो मेरा जो सर्कल था वो सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स के दोस्तों का सर्कल था। और तो हाँ, मेरा बहुत लिमिटेड सर्कल था, क्योंकि उन दिनों जब मैं खेला करता था, मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे से मेरा दिन शुरू होता था। और 2-3 घंटे की फिटनेस, उसके बाद मॉर्निंग शेड्यूल, और कई बार तो मैं ग्राउंड में ही अपना लंच लेके जाता था। 2 घंटे वहीं ग्राउंड में ही लंच कर लिया, वहीं रेस्ट कर लिया, शाम को 3 बजे से फिर लग गए। तो मैं पूरा दिन तो मैं ग्राउंड में ही रहता था, तो मुझे समय ही नहीं मिलता था किसी भी और चीज के लिए। तो मेरा फ्रेंड सर्कल दीपल जी बहुत ज्यादा लिमिटेड था। दूसरा क्या है, मेरी अपलाइन जो थी ना, वो मेरी मदर थी। तो आप देखिए, हाँ। रिलेटिव कॉमन थे। और उन्होंने हम्म क्या किया, उन्होंने अपनी बहन को अपनी अलग लाइन में डाल लिया। तो जो उनका बेटा था, मेरी मौसी का लड़का, मेरा कजन जो मेरा हाँ, हम उम्र था, वो मेरा क्रॉस लाइन हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने भाई को अपनी एक अलग लाइन में डाल लिया। तो जो मेरे यस। मामा, मेरा क्रॉस लाइन हो गया। तो मेरा मामा वैसे मेरे से बड़े हैं 17-18 साल, पर मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो मैं किसी भी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा लिमिटेड था। मेरा नेचर बहुत शाय था, मैं बहुत रिजर्व था, मैं बहुत कम लोगों से बात करता था। जिनसे मैं यस। फेमिलियर हूँ आज भी, उनसे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ। लेकिन जिनसे मैं फेमिलियर नहीं हूँ औपचारिक तौर पर, मैं बहुत कम ही बात करता हूँ। सो जनरली दीपल जी, लोगों को ये लगता है कि इस बिजनेस में वो लोग सफल होते हैं जिनका सर्कल बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल मिथ है। अगर ऐसा होता तो आज मैं तो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी सर्वाइव करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ये मेरे सामने दीपल जी बहुत बहुत सारे चैलेंजेस थे। और उस समय आपको पता है दीपल जी, 98 99 में इस बिजनेस को कोई स्कीम की तरीके से देखा जाता था, अच्छी नजर से नहीं यस। देखा जाता था। और इसमें करियर बनाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन था। कोई तो सोच उस भी समय नहीं जब, सकता था, जी सही जी जी बात जी है। जी, तो उस समय जैसे जब मैं कहता था कि मैं ये कर रहा हूं, तो लोग मुझसे सवाल पूछते थे, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या करते हो? तो मुझे समझ में नहीं आता था इसके साथ मैं और करूं क्या। मैं, यार इतना, इसमें इतना अच्छा इनकम है, इतनी फ्रीडम है, फॉरेन ट्रेवल है, कार है, रिकॉग्निशन है, अरे इसके अलावा और करने की जरूरत क्या है? तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी। वो एक ही सवाल पूछते थे, हाँ ये तो ठीक है, साइड में आप कर रहे हो, लेकिन और क्या करते हो, और क्या करते हो? तो लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते थे कि इसमें कोई कैरियर भी संभव है। और सिद्धार्थ, उस एज में यानी जो एज में आपने या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग हमने शुरुआत की थी, आई थिंक मेरी एक तब 26 के आसपास होगी जब मैंने नेटवर्किंग की शुरुआत की। लोगों को यही लगता था, मुझे याद है आप जो अभी बोले, मुझे याद है मैं अपना पहला प्रेजेंटेशन पूना करने के लिए गई थी और 50 लोग बैठे होंगे, मुझे हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी और कुछ अंकल खड़े होके कहने लगे टॉक इन इंग्लिश। सो पूरी यानी जो लोगों का उस टाइम नजरिया था इस इंडस्ट्री के प्रति, मुझे कहते थे ये लेडीज का बिजनेस है, इसमें कोई, तुम हम जेंट्स के पास आओ ही मत, ये हमारा लायक का बिजनेस ही नहीं है। और जी आप तो स्टूडेंट यानी यंग बच्चे करियर के तौर पे ये ले, ये तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी जी जी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी तब। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तो दीपल जी, बड़ा अजीब सा समय था। मैं और किसी को क्या बोलूं, मेरे मेरे खुद फादर को ये बिजनेस समझ में नहीं आता था। वो ये कहते थे ये फालतू लोगों का काम है, ये क्या तुम फालतू काम, माँ बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पता नहीं ये क्या करते रहते हो। तो वो इस तरीके की बातें तो मेरे घर में होती थी। मैं और किसको क्या बोलूं।
वो सब पिक्चर मुझे याद आ गया, मालूम है, जब आपने अभी बोला तो वो जो पहले के हमारे दिन थे वो सब मेरे आंखों के सामने आ गए। यानी बहुत जी मेहनत की हम लोगों ने, एंड लोगों ने इस इंडस्ट्री को, पर आपने, हमने, मुझे लग रहा है हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को बहुत कंट्रीब्यूट किया। एक आपका जो एक सब्सटेंशियल एक इनकम, आपने जो इनकम से भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगी सिद्धार्थ, आपने जो एक लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग को आप ले गए हैं ना, आज यंगस्टर्स इसको एज अ करियर लेने लगे हैं। यानी सोचो कितना चेंज आ गया उस टाइम में और आज इस टाइम के अंदर, बिकॉज किसी ने कुछ ना कुछ मेहनत की इसके पीछे। जी जी। और दीपल जी, मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, या बहुत सारे लोग अपने घर में भी चैलेंजेस फेस करते हैं। तो वो आज यस। जब फेस करते हैं दीपल जी ये चैलेंज, उस समय 22 साल पहले मैंने फेस किया था। शाम को 7 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती थी, जैसे हमारे यहाँ पर तो अब सीएनटी बोलते हैं। तो उस समय आपको याद है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग बोलते थे, तो वो 7 जीवन बजे होती बोलते थी। थे हम। जी 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 जी। तो वो 7 बजे होती थी दीपल जी रात को, और खत्म होते होते 8 साढ़े 8 बज जाते थे। तो क्लोजिंग करते हम्म। करते दीपल जी पौने 9 9 ऑफिस में बजे। तो हमारे घर से जो ऑफिस था उसका जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 1 घंटा था। तो जब तक हम घर आते हम्म। थे, मेरी मदर 10 बज चुके होते थे, और 90% मेरे फादर पहले आ चुके होते थे। और जब उन्हें घर में हाँ। कोई नहीं मिलता था और घर ताला मिलता था, तो उनका वो पहले ही मूड खराब हुए बैठे थे। तो हाँ, अक्सर सही बात। जी जी जी, और अक्सर वो फिर लड़ाई लड़ाई होती थी, या एक बड़ा अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर घर में होता था। तो मैं और मेरी मदर अग्री। आपस में बात करते थे कि ये कुछ भी कहे हमें रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा गुस्से में, अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। तो हम लोग सही बात। आपस में बात करते थे कि ये जो भी कहें तो चुप रहना, ताकि रात शांति से निकल जाए। तो हर रोज शाम की रात की ये कहानी हुआ करती थी। और सुबह तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर। जी 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 मुझे मुझे याद है, शाम को मीटिंग से आना है घर पे, नीलेश खाना खाने आ जाएंगे ऑफिस से, और खाना नहीं बना है, मैं ट्रैफिक में जम गई हूँ, और फोन करके फिर भाई को बताती थी, भाई तू ये छोकन कर दे, ये डाल दे। सो अलग ही दिन थे वो, कुछ अलग ही जी दिन से हमने नेटवर्किंग की है। एंड जी अच्छा हुआ हमने किया ये सब, क्योंकि आज लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ गया उसकी वजह से। जी। सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड, यही कहूंगा दीपक। यस। यस। और जो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आज नेटवर्क मार्केटिंग आप देखोगे कि आज जो कंट्री की हालत है या जो इकोनॉमी की हालत है, हम सब जानते हैं। मेरे को सिद्धार्थ कल ही एक फोन आया था, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़की कह रही थी कि मैम मेरी एक 30 ईयर की है, और मेरे दोनों भाइयों की, तीनों की नौकरियां चली गई हैं, तो घर चलाने का तो माहौल बहुत खराब है। आपको क्या लगता है कि वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग ये हमारी कंट्री को और एक पर्सन की जिंदगी में इकोनॉमिकल किस तरह चेंज ला सकता है? आपका और विजन क्या है इसके ऊपर? जी, देखिए दीपल जी, अगर किसी भी व्यक्ति की लाइफ में चेंज तो जब ही आता है जब वो इकोनॉमिकली बेहतर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और दीपल जी, अभी जैसे जो उदाहरण आपने दिया कि जिनकी नौकरी चली गई है, ये चली गई, मैं एग्री करता हूँ। इस समय ये एक टफ समय है देश भर के लिए, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, और बहुत से लोगों की पे में कट हो गया है, और बहुत से हम्म। लोगों के छोटे बिजनेसेस बंद हुए हैं, तो बहुत से लोग एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। मैं उन यस। सभी लोगों को दीपल जी एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसकी भी नौकरी गई है, बिल्कुल भी आपने हम्म। परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले तो आप सेलिब्रेट करो कि आप एक गुलामी से छूट गए, बिकॉज अब आपके पास मौका है अपनी जिंदगी को खुद बनाने का। दीपल जी, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने और मेरी मदर ने क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि हम उस समय आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से बहुत ज्यादा चैलेंज थे। कई हम्म। बिजनेसेस, इस बिजनेस में आने से पहले मैंने एक छोटा सा ऑडियो कैसेट होलसेल का बिजनेस किया, उसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मेरी मदर ने कई बिजनेसेस करे, उसमें नुकसान हुआ। और यहाँ तक कि इतनी टफ सिचुएशन थी, उस समय आपको पता है मोबाइल मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे। और लैंडलाइन यस। के जो बिल है वो 2 महीने के बाद आता था। तो हमारे हाँ। पास करने को कोई काम नहीं था। हमने एक काम उठाया था, टेली मार्केटिंग करने का। उस समय दिल्ली में एक हम्म। एरिया है कनॉट प्लेस के पास में, दरियागंज बोलते हैं उसको। तो वहां एक गारमेंट्स की बहुत बड़ी शॉप थी, आज भी है, लीडिंग स्टोर्स के नाम से। सो उसकी हाँ। टेली मार्केटिंग उन्होंने सेल लगाई। अब उस दौरान दीपल जी सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो कैसे बताएं कुछ अपने कुछ नहीं। ग्राहकों को कि हमने सेल लगाई है। तो उन्होंने हमें हम्म। अपना डाटा दिया, और हमें उनके ग्राहकों को फोन करके बताना था कि यहाँ पर इन्होंने सेल लगाई है।
और उसके लिए हाँ, जो उन्होंने हमें पैसे ऑफर किए थे वो इतने थे कि बामुश्किल हमारा खर्चा निकल रहा था टेलीफोन का। लेकिन फिर भी वो हमने काम पकड़ा, मैंने और मेरी मदर ने मिल करके इतने सारे कॉल्स करे, किस लिए कि आज हाथ में पैसे आ जाएं, बिल तो 2 महीने बाद देना है, आज जो ये पैसे देंगे उससे घर का भी तो चलेगा। तो ये दीपल जी, सही। ये बड़ा टफ टाइम था। और जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, हम इतने टफ टाइम से गुजर रहे थे, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि पूरी जान लगा के 100% इसी में कामयाब होना है। और इसीलिए हम कामयाब हो पाए। जब इंसान के पास विकल्प होता है ना, तो वो हमेशा आसान काम ढूंढता है। लोगों को आसान क्या लगता है? नौकरी करना आसान लगता है, जबकि है नहीं। तो अब हाँ, सही बात है। जितने भी लोग टफ समय से गुजर रहे हैं, आपके विकल्प खत्म हो गए हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज क्योंकि अब आपके पास विकल्प नहीं है, आप फोर्स्ड होंगे वेल्थ क्रिएट करने के लिए। सो अब आपकी तरक्की होने वाली है, ये मेरी सोच है। इसके बाद दीपल जी, आपने कहा, देखिए किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, राइट। यस, जो बड़ी से बड़ी डेवलप्ड कंट्री के सामने भी ये चैलेंज रहता है, अमेरिका के सामने आज तक ये चैलेंज है, तो ऑब्वियसली हमारे देश के सामने भी ये एक चैलेंज है। अब आप देखिए, यस, आज आप जानते हो, हमारे ग्रुप में लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीने या उससे अधिक है। तो अब राइट, इतने सारे लोग जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जब मैं देखता हूँ लोगों की तरक्की को देखता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूं आपके बेटे की, कुणाल की एजुकेशन अमेरिका में हो पाई क्योंकि आप इस बिजनेस में थे। देव साहब के बेटे की इतनी यस, कुछ एजुकेशन हो पाई, लंदन में जाके वो पढ़ पाए, यूएस में जाके वो पढ़ पाए क्योंकि वो इस बिजनेस में थे। तो दीपल जी, इस बिजनेस ने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी के लिए और लगातार करता रहेगा। और इस बिजनेस ने इतने लोगों को टैक्स पेयर्स बनाया है, क्योंकि यस, आमदनी बढ़ेगी तो आदमी टैक्स भी देगा, टैक्स देगा तो देश तो दीपल जी लोगों के टैक्स के पैसे से ही चलता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे देश की सेवा करनी है तो आर्मी में जाना पड़ेगा। जी हाँ, वो देश की सेवा करते ही हैं, लेकिन जो एक नेटवर्कर जब जब पैसे कमाता है, उसके घर में पैसे आते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, आपके पैसे से आर्मी को तनख्वाह मिलती है, आपके टैक्स के पैसे से देश में सड़कें बनती हैं, आपके पैसे से देश में राहत रिलीफ फंड चलते हैं, ये सारे काम होते हैं। यस, और अभी जैसे कोरोना आया, पीएमआरवाई में आपने भी योगदान दिया, मैंने भी योगदान दिया, हम सभी लोग ये योगदान दे पाए, तो इस लायक हम बन पाए, ये सब इस इंडस्ट्री की ही देन है। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है देश की इकोनॉमी में। और अभी तो ये शुरू हुआ है, ये बिजनेस आप 95-96 में हमारे देश में आया, मात्र अभी 24-25 साल इस बिजनेस को हुए हैं, अब तो ये ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। और क्योंकि 2020 में हम देखेंगे टफ टाइम से लोग गुजर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास है नहीं, तो बहुत सारे लोग फोर्स्ड होंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए। और 2020 के बाद जब हम एब्सोल्युटली, देखेंगे 2030, 2040, 2050 में कि इस बिजनेस का जो ग्राफ है वो 2020 के बाद एक तेजी से राइज की तरफ जाएगा, ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ द राइट, सिचुएशंस। So because now so many people will be एब्सोल्युटली। forced to create wealth. या सो मैंने मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं जो आप बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आप अपने खुद के हाथ से अपने ब्रिजेस को जला नहीं पा रहे थे, तो कोई बात नहीं, ये मौका आया है जब वो अपने आप जल चुके हैं। तो अभी आगे जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है खुद की वेल्थ क्रिएट करने की, उसके ऊपर हम फोकस दें और उसके थ्रू देश का भी बहुत भला होगा। पीएम फंड, सिद्धार्थ आप जो कह रहे हैं, उसके साथ साथ फंड के सिवा भी हमारे सब लोगों ने सबको कितना सपोर्ट किया होगा, यानी जो हम दिखा नहीं रहे हैं, यानी आई एम श्योर और आपको मालूम है हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, बिकॉज हम नेटवर्कर है, 100%. बिकॉज हम वेस्टीज में है। नहीं तो 100%. सिद्धार्थ जी, हम शायद अपना घर चलाने पे आज के दिन में फोकस करते, अगर इस बिल्कुल इंडस्ट्री में नहीं होते तो आज हम ये सोचते कि इस महीने का खर्चा हम अपने घर का कैसे निकालेंगे। सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो आपने बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात बताई कि 2020 के बाद जो आंकड़ा ऊपर जाएगा, यानी हर नेटवर्कर, हर वेस्टिजियन के लिए ये गोल्डन टाइम है, बहुत ज्यादा मेहनत करने का, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने का, राइट। नोट. और जो मैं आपको पूछना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, जो और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, मैंने आपको देखा है, हमने बहुत सारे वक्त एक साथ गुजारे हैं, अप्स देखे हैं, डाउन्स देखे हैं, साथ में रोए हैं, साथ में हंसे हैं, साथ में पार्टीज की है। एंड मैं आज वो बोल रही हूँ तो मेरे आंखों में भी पानी आ रहे हैं, जो दिन हमने देखे हैं, वो जो सॉरी
हमने वो जो पूरा मौका जो सब कुछ देखा है, बट मैंने एक चीज सिद्धार्थ आप में हमेशा देखी है कि ये सब सिचुएशन में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से आपका विश्वास नहीं हिला। यू नो कितनी भी चीजें हुई, कितनी भी चैलेंजेस आई, बट आपका जो दृढ़ विश्वास था इस इंडस्ट्री के प्रति वो कभी कम नहीं हुआ। कौन सी चीज ऐसी है जो ये विश्वास को बनाए रख रही है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? दीपल जी, जब मैं छोटा था और मैं खेला करता था तो मुझे क्लास 6th-7th क्लास से मुझे कुछ किताबें पढ़ने की आदत लग गई थी। तो उस जमाने में मैंने स्वेट मॉडर्न की किताब पढ़नी शुरू करी, जो कि बहुत पॉजिटिव बुक्स हुआ करती थी। उसके बाद दीपल जी धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने और किताबें पढ़नी शुरू करी, जैसे आई मीन टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इसके अलावा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, आई मीन बिलीव इन गॉड हु बिलीव्स इन यू, सो मैजिक ऑफ बिलीविंग। सो इस तरीके की किताबें दीपल जी मैंने पढ़नी शुरू करी जब मैं स्कूल और कॉलेज के दौरान था। सो इन्होंने मेरा बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे कैरेक्टर को शेप करने में। और इसके साथ साथ दीपल जी मैंने स्पोर्ट्स में जो इतनी ज्यादा मेहनत करी, इतने ज्यादा जो मैंने हार्ड वर्क किया, फिजिकल हार्ड वर्क किया, इस बिजनेस में आने के बाद वो मुझे हार्ड वर्क तो कभी कुछ लगा ही नहीं कि जाकर यहाँ तो सिर्फ मीटिंग ही करनी है। तो दीपल जी जो एजुकेशन को मैं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल या श्रेय देना चाहूंगा, उन किताबों का बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा, जिसकी वजह से ऐसा माइंडसेट बन पाया कि मुश्किल समय में भी बरकरार रहे, चलते रहे, गिव अप नहीं किया, या और आगे बढ़ते रहे। सो ये उन किताबों का दीपल जी बहुत ज्यादा योगदान था। यस, तो सिद्धार्थ सर ने हमें बहुत सारी किताबों के बारे में बताया, और वो सब किताबें आप लोगों ने आई एम श्योर लिख ली होंगी। सो अगर आपको भी सिद्धार्थ सर की तरह बहुत जिंदगी में आगे जाना है तो ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और मुझे मालूम है आप सबको आदत है, सिर्फ ये जरूरी है सही किताब पढ़े और उसे इम्प्लीमेंट करे। सिद्धार्थ सर ने हर चीज पढ़ के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया। हर छोटी छोटी चीजों को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तब आज वो अपनी लाइफ को इस कदर बदल चुके। बाकी आप कहोगे मैंने 25 बुक पढ़ ली उससे कुछ नहीं होगा। मैं सही कह रही हूँ सिद्धार्थ? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ दीपक आप जी, आप बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर व्हेन इट कम्स इन एक्शन। जब वो एक्शन में आती है तब वो रियल पावर बनती है। विदाउट एक्शन नॉलेज इज ओनली अ पोटेंशियल पावर। ये और दूसरी चीज मैं इसमें थोड़ी सी जो ऐड करना चाहूंगी कि लगातार होना भी बहुत जरूरी है। ये सीजनल नहीं होना चाहिए कि सर ने बताया तो आपने किताबें मंगा ली, थोड़े दिन पढ़ी फिर ऊपर रख दी। नहीं, ये हम सब 20-20, 25-25 साल से कर रहे हैं। राइट सिद्धार्थ? हम कितने सालों से, यानी ये हमारा एडिक्शन बन चुका है कि अगर हम पढ़े नहीं, अगर हम अपने लिए कुछ ना करें तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी सर से ये चीज सीखें। ये बुक्स जो आपने लिखी, एक एक बुक धीरे धीरे खरीदे, पढ़े, इसे इम्प्लीमेंट करें। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते हो उतना आप अपने आप में बदलाव लेके आओगे। और एक चीज सिद्धार्थ, जो आप भी बहुत बिलीव करते हैं, मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि मैं अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो शायद मैंने अपने आप को, मैं इतना नहीं बदल सकती थी। आई डोंट नो, मैं एक नॉर्मल इंसान होती, बट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री में और सेल्फ डेवलपमेंट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन ने मुझे बहुत चेंज किया है। आपका क्या मानना है, सेल्फ डेवलपमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है दीपल जी, बिकॉज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये इंडस्ट्री जो है, ये बिजनेस जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। और लगातार आप इसमें एजुकेशन में बने रहते हैं, और जो चीज आप सीखते हैं औरों को सिखाते हैं, उससे वो चीज आपके अंदर और ज्यादा प्रबल होती चली जाती है, और वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। और जबकि बाहर ये कहीं पर भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा एक फोर्स्ड एजुकेशन है। बाहर जो लोग हैं उनको शौक होगा तो किताब पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कंपल्शन है किताब पढ़ना, कंपल्शन है अच्छे वीडियोस देखना, कंपल्शन है अच्छे ऑडियोस देखना, करना या इसकी शिखर पर पहुंचना बिल्कुल भी संभव नहीं है।
और इसकी शिखर पर पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड यही इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी खूबसूरती भी है। एब्सोल्युटली। और मैं अगर मेरे को और एक चीज लगती है कि ये बिजनेस अवेयरनेस देता है कि पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है। नहीं तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर अगर आप उनका पर्सनल डेवलपमेंट देखोगे या फिर हैप्पीनेस लेवल देखोगे या उनकी लाइफ के कुछ जीने के तरीके देखोगे, तो हमें लगता है कि थैंक गॉड कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, बिकॉज हम अवेयर हो रहे हैं कि इसकी जरूरत है। सो बहुत सही बात आपने बताई सिद्धार्थ जी। और एक जो मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, इस बिजनेस में आज आप इंडिया के टॉप लीडर हैं एंड मैं कहना चाहूंगी आप लीडर मेकर्स हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं आपके नीचे जो इंडिपेंडेंटली आज लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। आपने उन सबको स्टडी किया होगा और आपने अपने अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज डाली हैं जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े लीडर्स क्रिएटर बन चुके हैं। लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी जरूरी है, कौन सी बेसिक चीजें जरूरी है कि वो बंदा कुछ जिंदगी में कर सके? सबसे पहले चीज तो दीपल जी, एक भूख का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने की एक एक इच्छा का होना, एक बर्निंग डिजायर जिसको मैं बोलता हूँ, वो होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर भूख ही नहीं आगे बढ़ने की तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो, वो किसी काम नहीं आ सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हंगर टू गो अहेड इन लाइफ, हंगर टू बिकम समथिंग, हंगर टू अचीव समथिंग। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड उस मुझे एक सिंपल सी बात याद आती है। बादशाह अकबर का 50वां जन्मदिन था, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन थी, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया गया, तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाए गए और सारा कमाल का इंतजाम था। और जिससे भी बादशाह मिलते थे सब कह रहे थे जी मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा कभी नहीं, ऐसा भोज कभी नहीं देखा। इतने में उनके कानों में आवाज पड़ी, किसी ने कहा कि सब कुछ है बस एक चीज नहीं है, वो होती तो मजा आ जाता। बादशाह के कान खड़े हो गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बीरबल था। तो उन्होंने पूछा, बीरबल तुझे शर्म नहीं आती? मेरा एम्प्लॉय होते हुए यहाँ दुनिया के बड़े बड़े बादशाह कह रहे हैं किसी चीज की कमी नहीं है और तू कह रहा है एक चीज की कमी है, और क्या कमी रह गई? तो बोले महाराज गुस्ताखी माफ, लेकिन सच यही है कि एक चीज की कमी है, वो होती तो मजा आ जाता। बोले बताओ कि किस चीज की कमी है? तो उसने कहा महाराज भूख नहीं है, अगर भूख होती तो मजा आ जाता। तो अगर भूख नहीं है दीपल जी, तो बड़े से बड़े पकवान भी आपके सामने व्यर्थ है। और भूख ऐसी चीज है, जब हमें भूख लगी होती है तो रात की बासी रोटी को भी हम चटनी के साथ 5 स्टार की डिश से भी वो हमें ज्यादा स्वाद देती है। तो पहली चीज दीपल जी, पहली चीज तो यही है, व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की भूख। दूसरी चीज इसके बाद आती है विजन। विजन, आज जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने कभी आज को नहीं देखा कि आज की स्थिति क्या है। विजनरी का मतलब ही यही है कि स्थिति आज को ना देख करके आज से 5 साल बाद पिक्चर क्या होगी, आज से 10 साल बाद पिक्चर क्या होगी, वो हमेशा उसको देखते हैं। मुझे याद है दीपल जी, जब मैंने इस बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया था 98 के अंदर में, और मेरे घर से जो ऑफिस का डिस्टेंस था वो लगभग 20-25 किलोमीटर था। तो मेरा महीने का 2-3 हजार रुपए का तेल लगता था और मेरा पेचेक आया 155 रुपए का। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, यार ये कैसा बिजनेस है, इसमें तेरा 150 रुपए का चेक आता है, 2-3 हजार रुपए तेल के लगते हैं। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही थी, मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2-3 हजार रुपए तेल के लगते हैं, ये आज ही लगेंगे, लेकिन चेक आज 150 रुपए का है, कुछ टाइम बाद चेक 1 लाख रुपए, कुछ लाख रुपए का होगा, तेल के वही 2-3 हजार रुपए लगेंगे। तो सही बात। जी, तो दीपल जी, विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमेशा जिनको भी लाइफ में कामयाब होना है, स्पेशली इस बिजनेस में कामयाब होना है, उन्हें एक बीमारी का होना बहुत जरूरी है। उस बीमारी को मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी की बीमारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कैसी भी सिचुएशन हो, सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, सुनामी भी आकर के चली गई तो ये नहीं देखना कि क्या चला गया, आप ये देखिए बचा क्या है। मुझे थोड़े दिन पहले मेरे एक डाउनलाइन ने फोन किया, उसने नई कार ली थी, तो उसने फोन करके बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा यार आप ठीक हो? बोला हाँ सर मैं ठीक हूँ। मैंने कहा चोट वोट तो नहीं लगी? बोला नहीं। मैंने कहा आपके साथ कौन लोग थे? सब ठीक है, किसी को चोट तो नहीं लगी? बोला नहीं सर, लेकिन गाड़ी खत्म हो गई। अरे मैंने कहा किसी को लगी तो नहीं? बोला नहीं सर, लेकिन गाड़ी खत्म हो गई। अरे मैंने कहा मरने दे गाड़ी को यार, इंश्योरेंस से दूसरी आ जाएगी, या इंश्योरेंस दे या ना दे, जब तक तुम ठीक हो। आप ये सोचो, आप एक्सीडेंट हुआ, आप ठीक हो, भगवान की कितनी बड़ी आपके ऊपर कृपा है, इससे भी कितनी खराब चीज हो सकती थी। सो और ये पॉजिटिविटी की बीमारी होना कि क्या गया छोड़ दो, क्या बचा है,
एंड व्हाट नेक्स्ट, उसका आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीपल जी, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है। तो डिसिप्लिन की, पंक्चुअलिटी की, उसके बिना आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपके लोग आप ही को फॉलो करते हैं। अगर 11 बजे का समय है, मैं खुद लेट आऊंगा, मेरे लोग उससे भी ज्यादा लेट आएंगे, वही कल्चर हमेशा ऊपर से चलता है। सो डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल का होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर में। एंड इसके साथ साथ हमेशा लीड बाय एग्जांपल का ये बिजनेस रहा है। आप जो करेंगे आपकी टीम वो फॉलो करेगी। अगर आपके वर्क एथिक्स सही है तो आपकी टीम उसको फॉलो जो करेगी, आपकी एक कोर टीम, स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। दैट इज हाउ यू विल ग्रो। एंड इसके साथ साथ ये सारी बातें हम जानते हैं, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, कंपैशन का होना बहुत जरूरी है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल। ये बिजनेस लोगों को सर्व करने का बिजनेस है। आप जितना अपने लोगों को सर्व करेंगे उतना ज्यादा वो तरक्की करेंगे और उतनी आप तरक्की करोगे। सो हैविंग अ हार्ट in which you can feel the pain of your people, in which you can feel the pain if they don't earn, वो पेन को फील करना आपने बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप उनके लिए काम करना शुरू करोगे या उनकी ग्रोथ के लिए आप सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली पीपल कैन सी थ्रू पीपल, वो चीज वो देखते हैं, समझते हैं, उनके अंदर वो जाती है। एंड दैट इज, वहां पर वो आपको रियली में रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। सो मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन अदर सो मेनी पीपल्स लाइफ। सो एंड लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि आपकी कथनी और करनी एक ही होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो कि थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे, लास्ट में क्या कहा आपने? दीपल जी, मैं लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि लोगों की के अंदर एक कंपैशन के साथ के बाद में मैंने कहा कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आप जो कहते हैं, यू शुड व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। एंड इसमें अगर आप देखिए, फेवरेटिज्म ना करें, सभी टीम्स को इक्वली ट्रीट करें, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर कोई अपनी छोटी टीम है तो उनके लिए स्टैंडर्ड अलग है, और अगर कोई अपनी ही बड़ी टीम है तो उनके स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, या ये Yes. गलत है। आप फेवरेटिज्म बिल्कुल ना करें, सबको बराबर मौका दें। एंड एक ऐसा कल्चर बनाएं जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलेगा। शुरू में हो सकता है आपको तकलीफ होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चीज आपको बहुत ज्यादा पे करने वाली है। एंड उतने ज्यादा आपके लोग टफ बनेंगे। सो आई बिलीव इन टफ लव फिलॉसफी। मैंने Tough love. इतने सारे लोगों को किया, नहीं करूंगा, आधी आप करोगे आधी मैं करूंगा। तो कुछ लोगों को ऐसे तैयार किया, उन्हें कहा कि आप चिंता मत करो, जो आप गड़बड़ करोगे मैं संभाल लूंगा। तो कुछ लोगों को तो ऐसे तैयार किया। कुछ लोग दीपल जी जब ऐसे नहीं माने तो मैंने उनको टाइम दिया, 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, और मैं वहां पहुंच भी गया। 100 मीटर दूर हूं। मैंने उन्हें कहा मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, आप शुरू करो मैं आता हूं। और मरता क्या ना करता, ऐसे करके उन्होंने जब शुरू किया, मैं वहां पहुंच गया। बाहर खड़े होकर के मैंने उनकी मीटिंग सुनी, और जब बिल्कुल क्लोजिंग पे वो पहुंचने वाले थे तब मैं पहुंचा, और बाद में मैंने उनको कहा यार वेल डन, मैं पहुंच गया था, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो इस तरीके से लोगों को तैयार करना, बिकॉज अल्टीमेटली ये बिजनेस लोगों को क्रिएट करने का है। दिस इज द बिजनेस ऑफ बिकमिंग अ बिजनेस बिल्डर एंड क्रिएटिंग बिजनेस बिल्डर्स। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं दीपल जी, खुद ही प्लान दिखाते रहते हैं। आज मैं किसी के लिए प्लान दिखा रहा हूँ, वो नया व्यक्ति है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आज से 6 महीने बाद भी मैं उसके लिए प्लान दिखा रहा हूं, तो वो कब ग्रो करेगा, वो कब लर्न करेगा? मेरा काम उसको तैयार करना है, ना कि उसके लिए काम करना। वो संभव नहीं है। सो ऐसे मैंने उनको, बहुत से लोगों को रेडी किया है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स पीपल जी, देखिए इंसान का एक बेसिक नेचर होता है, जब तक उसके सर पर बात नहीं पड़ती वो खुद नहीं सीखता। तो सब कुछ जानता है, सब कुछ है, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। तो उसके अंदर एक नेचुरल डर और नेचुरल हेजिटेशन होती है। सो जैसे मैं एक छोटा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक मेरी टीम थी जिसमें कैपेबल लीडर्स थे। उन्होंने मेरे से समय मांगा एनडीएस का। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने उनको पहले तो समझाया कि आप मेरे बहुत सारे एनडीएस देख चुके हैं, आप स्वयं क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, आप कर सकते हो, आधा आधा करते हैं। तो बोले नहीं सर, ये लास्ट कर दो। तो मैं तब तक उनके लिए काफी कर चुका था। तो मैंने कहा ठीक है, एक शर्त पर करूंगा, आप मुझे 200 लोग दोगे तो मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ सर ठीक है, 200 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा ध्यान रखना, अगर 199 भी हुए तो आई विल नॉट डू इट। ओके। मैं वहां पे पहुंचा, गर्मी का समय था, मैं टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में था। सो लोग, 11 बजे का समय था, 10:30 बजे लोग आने लगे। तो उन्होंने कहा सर चेंज कर लो। मैंने कहा तू मुझे 200 लोग गिना दे, मैं चेंज कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। अब 11 बज गए, 11:15 बज गए, 11:30 बज गए, 191 लोग हुए लास्ट में।
तो बोले सर 9 ही तो कम है। मैंने कहा यार मैंने कहा तो था 199 भी होंगे तो मैं नहीं करूंगा। बोला मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, यू कैरी ऑन, इट इज योर शो नाउ। तो बोले सर हमसे नहीं होगा। मैंने कहा इट इज योर बिजनेस, यू हैव टू डू इट, यू डिसाइड व्हाट टू डू नॉट टू डू। आपने जगह बुक कर दी, खाने वाला बुक कर दिया, पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, अब आप देखो डूबना है या तैरना है। मैं चला, तो मैं तो वहां से चला गया। रात को उसका मेरे पास फोन आया, बोले सर थैंक यू सो मच, बड़ा शुरू में तो बहुत डर लगा बट हो गया, और बाद में लोगों ने कहा जी बहुत ही बढ़िया हुआ सर, थैंक यू सो मच, अगर आज अब ऐसे पुश नहीं करते तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है। तो दीपल जी क्षमता सब में होती है। एक अगर हम जी जी हाँ, आप कुछ बोल रहे आई डोंट नो बट मुझे थोड़ा सा सुनाई आवाज कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने जितना मुझे समझ में आया, आपने जो लीडरशिप के बारे में इतनी बढ़िया तरीके से बताया, बर्निंग डिजायर, कंपैशन आपने बताया होना बहुत जरूरी है एक लीडर के अंदर। उसके साथ साथ आपने बताया कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपने बताया कि आप जो आप अपनी टीम में लोगों को टफ लव देके एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना सकते हैं। सो ये सब चीजें जो सिद्धार्थ सर ने आपको बताई है आज, आप सभी लोग इस चीजों का एक पॉइंट बना लें, और अगर इस चीजों को अपने अंदर डालना आप शुरू करेंगे तो आप खुद भी एक बहुत अच्छे लीडर अपने आप निखर के आएंगे, क्योंकि ये चीजें प्रूवन है, जो की गई हुई है, कोई किताबी बातें नहीं बताई जा रही है, ये एक्चुअली की हुई चीजें हैं। और जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आप खुद और आपकी टीम में भी आप बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट सिद्धार्थ जी, मैं सही कह रही हूँ? जी दीपल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अक्सर मैंने क्या देखा, लोगों के मन में खुद एक डर रहता है। डर क्या रहता है कि यार ये प्रोस्पेक्ट है, अगर मैं प्रेजेंटेशन करूंगा तो ये साइन अप हो जाएगा, ये मेरा आदमी अगर ये इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। आपका काम किसी को साइन अप करना है ही नहीं, आपका काम अपने आदमी को इक्विप करना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करी, मेरा काम ये है कि मुझे 10 20 30 40 लोग 30 40 50 सिद्धार्थ सिंह बनाने हैं, उसमें मेरी जीत है। मुझे उनको रेडी करना है। अब रेडी मैं कब कर पाऊंगा? अगर मेरे अंदर ये डर है कि मेरे प्रेजेंटेशन करने से ही साइन अप होगा, देन फियर ऑफ लॉस तो मेरे अंदर है। तो आई शुड नेवर हैव एनी फियर ऑफ लॉस। मुझे उसको रेडी करना है, मुझे उसको कॉन्फिडेंस देना है। इसके लिए दीपल जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। 2011-12 तक दिल्ली में लोकल बिजनेस नाक के बराबर होता था, सारा बिजनेस बाहर से आता था। तब तक मैंने बाहर बहुत ट्रेवल किया, मेरे पास थोड़ा ज्यादा समय होने लगा, मैं थोड़ा यहाँ समय ज्यादा बिताने लगा। तो मैंने एक प्रोग्राम किया ट्रेन द ट्रेनर, जिसमें मैंने कहा कि जो भी लोग सीरियस हैं और प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं, आप आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। और तो करीब 20-25 लोग मेरे पास आए, मैंने 2 घंटे लगाकर उनको सिखाया सीएनटी करना, किस स्लाइड का कैसे महत्व है, क्योंकि ये सब लोग नए लोग थे। उसमें मुझे उनको यहां तक सिखाना पड़ा था कि माइक कैसे पकड़ना है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग माइक पकड़ना नहीं जानते, वो कई बार क्या करते हैं, माइक को बिल्कुल यहां रखेंगे तो आवाज इतनी तेज हो जाती है, या भाई बिल्कुल माइक यहां रखेंगे तो आवाज उसमें आती नहीं है। तो यहां तक कि माइक को होठों से 2.5 इंच दूर रखना। आए उस दिन उन्होंने जो प्रैक्टिस करी मेरे सामने करी, तो मैंने उनकी जो कुछ पॉइंट्स थे वो बताए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर ठीक नहीं थी, यहाँ पर अच्छी थी, ये शब्द अच्छा था, ये शब्द नहीं यूज करना, सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने। सो ऐसा एक सेशन, मॉक सेशन कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन उन्होंने किया, मैंने ऑब्जर्व किया, उनको उनकी कमियां और अच्छाइयां दोनों बताई। फिर 2 हफ्ते का टाइम दिया, अब उन्हें और तैयारी करके आनी थी। फिर जब वो वापस आए, उनका उस दिन फाइनल टेस्ट था, उन्होंने 5-5 7-7 मिनट की मैंने उनसे प्रेजेंटेशन कराई, उसके ऊपर मैंने उनको नंबर दिए, उनकी ड्रेस के ऊपर, सिस्टम यूनिफॉर्म कंपलसरी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेस, उनकी वर्ड्स, उनके बोलने का तरीका, सबको नंबरिंग देकर फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर निकाल दिए। उसके ऐसे 20-25 लोग तैयार हुए। फिर 1 महीने बाद फिर सेशन किया, इस बार दीपल जी 100 से ज्यादा लोग आ गए। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे को 1000 रुपए जमा कर दो, तुम जब तीनों सेशन अटेंड कर लोगे, ये मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, मुझे तुमसे चाहिए कुछ भी नहीं, ये इसलिए कि आज मैं आपको आज सिखा रहा हूं, आप गायब हो जाओगे अगले हफ्ते, डर के मारे आओगे ही नहीं, तो यू हैव वेस्टेड माय टाइम एंड योर टाइम, सो आई डोंट वांट दैट। तो ऐसे उन सब से मैंने पैसे डिपॉजिट करा लिए, फिर उनको तैयार किया, आई रिटर्न देम द मनी, अब 100 लोग तैयार हो गए। फिर एक सेशन किया, इस बार 150 लोग आए,
तो 300-400 लोग तैयार हो गए 2 से 3 महीने में प्रेजेंटेशन करने के लिए। जब ये फील्ड में गए, इन्होंने प्रेजेंटेशन जाकर करनी शुरू करी, तो अचानक बिजनेस में जंप आना शुरू हुआ। फिर मुझे लोगों ने कहा सर और सेशन कर दो, मेरे इतने, मेरे इतने, मेरे इतने। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप करना शुरू करो। इट इज नाउ यू हैव टू डू इट। मैं कोई तुम्हारा नौकर थोड़ी हूं। अब तुम जाओ और करो, जहां तुम अटको वहां मेरे पास आओ। जो काम तुम कैपेबल हो वो काम मेरे से मत करवाओ। ठीक है। सो उन्होंने जाकर करने शुरू किए, और साल डेढ़ 2 साल के अंदर में इतना ज्यादा बिजनेस में बूम आया। पहले मैंने एक सेमिनार करना शुरू किया था, उसमें फुल होने लगा। फिर क्या, उसको मैंने डिसेंट्रलाइज किया। लोग क्या फिर क्या हुआ दीपल जी, मैंने खुद की अपनी सीएनटी करनी शुरू करी। हफ्ते में एक हम करते थे। तो जब पहली बार करी तो मैंने प्रोजेक्टर भी अपने हाथ से लगाया, सब कुछ किया, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई कोर टीम नहीं थी जो लोकली स्ट्रांग हो। धीरे धीरे लोग आने लगे, वो डेवलप होने लगे, उतने लोगों को सिखा दिया। पहले सारी मीटिंग में खुद करता था, फिर मैंने और लोगों को पार्टिसिपेट करवाना शुरू किया। 6-8 महीने में बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। फिर मैंने अपना पार्ट सिर्फ टेस्टिमोनियल तक रखा। 1-1.5 साल तक मैंने किया, फिर मैंने वहां जाना ही बंद कर दिया। क्यों जाना बंद कर दिया? क्योंकि अगर मैं वहां जाता था, सारी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर होती थी, तो वो लोग कैसे ग्रो करते? वो ग्रो नहीं कर सकते थे। सो मैंने डेलिबरेटली, जानबूझ करके, मैं घर में रहता था, टाउन में होता था, लेकिन जाता नहीं था, ताकि वो सीखें, वो खुद करें, वो इनिशिएटिव लें, एंड स्पॉटलाइट मेरे ऊपर ना रहे। ऐसे वो ग्रो करेंगे। सो मैंने वहां पर अपने आप को पुश बैक किया, अपने को पीछे हटाया, और इतने सारे लोग सीएनटी करने वाले लोग तैयार हो गए। एंड उन जितने भी लोग उस दौर के हैं, आज वो सभी लोग पैसे कमा रहे हैं। यस यस, बहुत, यानी ये आपने जो कहा, मैंने एक्चुअली ये सब चीजें खुद एक्सपीरियंस की है कि आपने किस तरह ये चीजों को पूरी तरह डेवलप किया। एंड आज वो लोग प्रेजेंटेशन भी करते हैं तो उनके प्रेजेंटेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्रेजेंटेशंस होते हैं। सो इसीलिए आप लीडर्स क्रिएटर कहे जाते हैं। और जो मैं आखिरी में आपको पूछना चाहती हूँ, 5 साल के बाद का वेस्टीज में जो बंदा आज जुड़ा है, या वॉट एवर 5 इयर्स बाद का आपका विजन क्या है? आपको क्या लग रहा है क्या होगा? जो लोग वेस्टीज कर रहे हैं, या वेस्टीज की लाइफ कैसी होगी 5 साल के बाद की? जरूर आंसर दूंगा दीपल जी आपके इसका, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। आज भी एयरपोर्ट पे जब जाता हूँ, ट्रेन स्टेशन पे जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, तो लोग पहचानने लगते हैं। बिकॉज आप देखो, हिंदुस्तान की जनसंख्या तकरीबन 140 150 करोड़ है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज में हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने नेटवर्क में हैं। तो हिंदुस्तान की हर 100 में से एक आदमी पर्सनली जानता है। तो आज पर्सनल लाइफ ऐसी सिमटती जा रही है। आज से 5 साल बाद तो पता नहीं, परमानेंट मास्क लगाकर तो पहले मेरे को चलना पड़ेगा। एवरीवेयर पीपल विल बी देयर। बट वो वाला मास्क है ना, अलग वाला होना चाहिए, ये वाला मास्क नहीं पहनेंगे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली एक नया वाला आएगा, वेस्टीज निकालेगी, एक बहुत शानदार सा आएगा। आज से 5 साल बाद जो मैं विजन देखता हूँ, कि एक व्यक्ति नहीं होगा जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, 100 लोग होंगे जो इस आमदनी पे होंगे, पहली बात। और इतने सारे लोगों के जो आज एक कुणाल या एक शुभदीप देव नहीं पढ़ा होगा हार्वर्ड में या अमेरिका में, कम से कम इंडस्ट्री के हजारों बच्चे उच्च तालीम ले रहे होंगे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर में। Yes. और ये सिनेरियो होने वाला है। और उसके बाद में इतने सारे लोग होंगे जो अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे होंगे, अपने बॉस होंगे, और एक एग्जाम्पल होंगे। एंड एक बिल्कुल ही ऐसी लाइफ होगी जो आज अगर कहूं तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ये होने वाला है, और ये होकर रहेगा ही रहेगा। एंड 100%. सबसे कमाल की बात, जी जी, तो आज से 5 साल के बाद में देयर विल बी सो मेनी मिलियनर्स। आप हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री एक तरफ खड़ी कर देना, और आज से 5-7 साल बाद आप हमारी इंडस्ट्री को एक तरफ कर देना, और उसके बाद आप देख लेना कि पलड़ा किधर बारी है, किस इंडस्ट्री ने कितने मिलियनर्स बनाए हैं। दिस इंडस्ट्री इज ऑल सेट फॉर क्रिएटिंग सो मेनी मिलियनर्स। यहां पर मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, देखिए, बहुत समय तक ऐसा बिलीफ था, ऐसा माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति यदि 4 मिनट में 1 मील दौड़ेगा तो उसका हृदय इतनी तेजी से धड़केगा कि वो मर जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये माना जाता था, कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता था, क्योंकि कोई मरना तो चाहता नहीं था।
लेकिन रॉजर बेनिस्टर 1937 के आसपास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया और वो जिंदा रहे, वो मरे नहीं। उसके 1 साल के बाद तकरीबन 37 लोगों ने उस फीट को अचीव किया। उसके और 2 साल के अंदर में तकरीबन 75-80 लोगों ने इस चीज को अचीव कर लिया। यानी जब ये मिथ टूट गई तो लोग रेगुलरली इसको करने लगे। तो अभी तक क्या था, थोड़े टाइम पहले तक क्या सोचा जाता था, इस बिजनेस से थोड़ी बहुत आमदनी तो हो सकती है, पर इतनी आमदनी नहीं, संभव नहीं है। इतनी आमदनी झूठ बोलते हैं। अरे भैया, आज क्या कोई झूठ Yes. बोल सकता है? आज इंफॉर्मेशन एज है दीपल जी। आज आप किसी के भी पैन नंबर से आप उसका रिटर्न वगैरह सब कुछ तो आप जान सकते हो। वो झूठ के जमाने तो लद गए, वो तो दीपल जी वो जमाने तो लद गए ना। तो अब आज अगर एक व्यक्ति है, आज अगर दीपक जी एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ रुपए महीने पहुंचा है, तो आई मीन गॉड हैज शोन यू द वे। मैं सिर्फ एक मीडियम हूं, गॉड हैज शोन यू द वे कि यहां पहुंचना संभव है। एंड इसलिए इतने सारे लोग आज दौड़ रहे हैं। और आज से 5 साल के बाद लोग यहां पर होंगे, और एक नहीं होंगे, 100 लोग होंगे। अब उन 100 में आप होंगे या नहीं होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये विजन होगा जी। बहुत बहुत बढ़िया बात जैसे आपने बताई। यानी कि जब आपका पहली बार 1 करोड़ का चेक आया, यानी एक्चुअली मैं सिर्फ 1 करोड़ का नहीं कहना चाहूंगी, इसके पहले भी बहुत सारी चीजों में आप ट्रेंड सेटर बने हैं। और मैं बहुत बार अपनी मीटिंग में कहती हूँ कि मेरे जो अपलाइन है वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं कि वो देख के ही लगता है कि यहाँ पहुंचना है। सो यू नो, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को एक कहते हैं ना कि गोल्ड यहाँ पे है और एक रास्ता बना के दे दिया है। यानी गोल्ड है, ये पक्की बात हो चुकी है। पहले तो ये था कि क्या 1 करोड़ आएगा, ये बात सही है, यानी कोई मानने को तैयार नहीं था। एंड आज बहुत लोगों के सपना बन चुका है। सो मुझे आपने जो ड्रीम बताया कि यस 5 साल के बाद लोगों की जिंदगियां, यानी मेरे आंखों के सामने वो बहुत क्लियर दिख रहा है, आप जो बोल रहे थे वो। एंड बहुत बच्चे नेटवर्कर के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। मैं जब कुणाल को छोड़ने गई थी ना सिद्धार्थ जी पहली बार, तो मुझे इतना प्राउड हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि किसी इंडस्ट्रियल्स बड़े बड़े के बच्चे हैं उधर, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे हैं, और वहां एक नेटवर्कर का बच्चा है। तो आई फील सो गुड दैट फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि मेरी इंडस्ट्री में ये सब चीजें क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। सो आपने जो विजन बताया बहुत बहुत बढ़िया है। एंड और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो। जी जी दीपल जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैं 1 लाख रुपए से कम वालों को तो मैं बीपीएल बोलता हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलता हूँ, राइट। तो जो लोग 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं इस सिस्टम में, तो दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो मेरे हिसाब से, तो मेरी सफलता मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए के बाद शुरू होती है। तो आज से 5 साल बाद ये इसमें मैं 1 जीरो और लगा दूंगा, तो मैं 10 लाख रुपए से कम वालों को उस समय मैं बीपीएल कहा करूंगा। क्योंकि जैसे आज जी बिलो पॉवर्टी लाइन जी। तो जैसे आज दीपल जी 2000 लोग हमारे नेटवर्क में ही 1 लाख रुपए से ऊपर आज प्रत्येक माह कमा रहे हैं। और यहाँ पर मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, मैं सारे मेरे व्यूअर्स को बता दूं, दीपल जी और मैं तो समझते हैं। तो मैं महीने की बात कर रहा हूँ। तो उस समय आज से 5 साल बाद अगर आपकी आमदनी 8 लाख होगी, तो भैया मेरे लिए आप बीपीएल होंगे। इज्जत मैं आपकी तब भी उतनी करूंगा, इज्जत हमेशा करूंगा, पैसे से नहीं तोलता। लेकिन कामयाबी की नजर में या अचीवमेंट की नजर में मैं आपकी गिनती 10 लाख के बाद माना करूंगा, 5 साल के बाद में, क्योंकि लोगों की लाइन लगी हो पड़ी होगी 10 लाख रुपए की इनकम पर जो लोग पहुंचे होंगे। सुपर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। आज ये चीज इतनी अच्छी बताई, बिलो लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल। ये बहुत बढ़िया बात। जिनको सरकार 2 रुपए जी, जिनको सरकार 2 रुपए में चावल देती है, 5 रुपए किलो में आटा देती है, तो वो बीपीएल लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं। तो नेटवर्किंग में या वेस्टेज में वो बेचारे गरीब लोग हैं दीपक जी, जिनकी आमदनी आज 1 लाख रुपए से कम है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यहाँ कुछ होना चाहिए। हैव सम हंगर टू कम अप। किसी को भी प्लेट में रख करके नहीं मिला, ना मुझे ना दीपल जी को, ठीक है। वी ऑल हैव फोकस्ड, वर्कड हार्ड, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं किताब में वो अंदर घोल के पीने के बाद में उसको उतारी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर। एंड नाउ आई एम एनकरेजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू टू कम इन दिस लीग, इसलिए बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली सुपर, बहुत मजा आ गया। एंड जैसे कब इतना सारा टाइम चला गया मुझे नहीं मालूम पड़ा। और मुझे आई एम श्योर कि जितने भी लोग आज देख रहे हैं इसको, बहुत सारी चीजें आज सीख के जाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे
और वो भी बिलो लाइन से ऊपर, और जो बिलो लाइन के ऊपर है वो 10 लाख की तैयारियां शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच बिल्कुल। सिद्धार्थ जी यहाँ आने के लिए, एंड आपसे बहुत सारी चीजें सीखी। और कह सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, आपको ओके, मुझे पूछना नहीं है, मुझे बताना है। गुड। विपुल जी, बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मैं दो तीन बातें बताना हाँ, चाहूंगा। वो सवाल मुझे भी पूछना था। अच्छा, ये सवाल मुझे पूछना था, ये मेरा सवाल मालूम नहीं, मिस हो गया, सॉरी। यस, अच्छा नहीं हुआ नहीं, आपने याद दिलाया। तो दीपल जी, पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा भूख है मेरे अंदर आगे बढ़ने की। तो हंगर, जैसे मैंने कहा, हंगर जो है, आगे बढ़ने की जो भूख है, वो आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया, आपको एक बीमारी होनी बहुत जरूरी है जिसे मैं कहता हूं पॉजिटिविटी की बीमारी। वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। तीसरी चीज, आई एम अ वेरी गुड लर्नर। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं। आज भी मैं 3-3, 4-4 घंटे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को देता हूं। और कोरोना में मुझे समझ में नहीं आया लोग लॉकडाउन में क्यों इतने परेशान हुए। दीपल जी, आप बिलीव करो, मुझे एक भी लॉकडाउन का दिन बड़ा नहीं लगा, क्योंकि मैंने यस, इतना समय बिताया अपने ध्यान में, अपने को अपग्रेड करने में। तो मुझे तो समय नहीं मिला, मेरे लिए दिन उतना ही छोटा रहा, क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जब मैं एक साथ अपने साथ बिता लूंगा तो दिन बचेगा कहाँ। मेरे लिए तो बी अ लर्नर एंड पैशन। आप जो करो इतने पैशन से करो। आई मीन, दिस बिजनेस और लाइफ इज ऑल अबाउट पैशन। यू शुड लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे। दीपल जी, मेरा हमेशा से मानना है, देर तक वही लोग सो सकते हैं जिनके पास सुबह उठकर कुछ करने के लिए एक्साइटिंग नहीं है। और अगर यस, आपके पास सुबह उठकर मैं करने के लिए कुछ 100% बिलीव करती हूँ इस चीज को। यस, जी, तो दीपल जी, व्हेन आई लुक फॉरवर्ड टू टुमारो, जब मैं कल की सुबह का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि कल सुबह होगी तो मैं उठकर ये करूंगा। तो आई एम एक्साइटेड। व्हेन आई एम एक्साइटेड आई कैन नॉट स्लीप। एंड अलार्म की जरूरत भी उन्हीं लोगों को पड़ती है जो जिनकी गाड़ी धक्का स्टार्ट होती है। कुछ गाड़ी तो ऐसी होती है, वो तो अलार्म भी उनके ऊपर काम नहीं करता, तो मैं उनके लिए तो मैं क्या बोलूं। लेकिन अगर आपके पास पैशन है तो आपको कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू यस, आप आपको चाहिए ही नहीं, आप स्वतः उठेंगे, बिकॉज यू वांट टू गेट अप, यू वांट टू स्टार्ट योर डे, यू वांट टू चेज योर ड्रीम, यू वांट टू बिकम समथिंग, you want to achieve your dream paycheck, you want to achieve your dream car, so you want to achieve your dream pvbv, whatever. So that is what keeps you going. So ये सारी चीजें, ये कुछ चीजें हैं दीपल जी। एंड एवरी डे, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी भी माय हंगर टू लर्न इज वेरी मच। मैं अभी भी दिन के 3-4-5 घंटे स्पेंड करता हूँ अपने को बेहतर करने के लिए। सो इसके लिए आई मेडिटेट, आई डू सो मेनी थिंग्स, आई डू सो मेनी कोर्सेज। आज से मैं एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जो कि 7:30 बजे मेरी उसकी क्लास है, ऑनलाइन कोर्स है। सो आई एम लुकिंग, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ आज। मुझे इंतजार, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, तो मैं 2 घंटे मेरे बहुत आराम से बीत जाएंगे। अदरवाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कब 7:30 बजे एंड कब मैं उस चीज को सीखूं। सो वो बच्चे की तरह एक एक्साइटमेंट, वो चीज आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। सो हैव दीज थिंग्स। एंड कुछ चीजें लाइक इस इंडस्ट्री में मुझे जो बहुत कमाल की लगती है, दीपल जी, आपने देखा होगा इस कोरोना के समय में 3 प्रकार के लोग थे जनरली, अगर मैं डिवाइड कर दूं। पहले बेचारे वो लोग जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, यानी जिनके पास खाने को नहीं था और जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर थे, टाइप 1। टाइप टाइप 2 में दीपल जी वो लोग आए जो कि खुद सक्षम थे, मतलब उनको अपनी जरूरत के लिए किसी से नहीं मांगना, लेकिन वो दे भी नहीं सकते, वो सेल्फ सफिशिएंट है। टाइप 3 में दीपल जी वो लोग थे, फॉर्चुनेटली मेरे और आपके जैसे, जिनको अपनी कोई चिंता नहीं, अपना तो सब कुछ, बहुत कुछ है, और वो और लोगों की सेवा कर रहे थे और लोगों की हेल्प कर रहे थे जो भी संभव था। कोई खाना दे रहा था, कोई पैसों से मदद कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था। तो ये 3 प्रकार के लोग थे। अब ऑब्वियसली इसमें टाइप 3 सबसे बेहतर है, क्योंकि हम खुद भी सक्षम हैं और लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। और दीपल जी, आप देखिए, हर रिलीजन में एक चीज सिखाई गई है हमें, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, चाहे आप कुरान पढ़िए, चाहे आप बाइबल पढ़िए या गीता पढ़िए, हर चीज में घूम फिर कर 2 चीजें निचोड़ है, नर सेवा, नारायण सेवा। मुझे यस, नवंबर में जाने का मौका मिला, मैं अमृतसर गया अपना सेमिनार करने के लिए। जब मेरा सेमिनार खत्म हुआ तो मैं गोल्डन टेम्पल गया, स्वर्ण मंदिर गया। तो वहां पर दीपल जी मैंने देखा, जब मैंने जूते उतारे तो जो सेवादार थे उन्होंने मेरे हाथों से जूते लिए, उसे वो झाड़ पोंछ करने लगे, यस, क्योंकि मैं सेमिनार के बाद सीधा गया था, इसी ड्रेस में था। तो उन्होंने मेरे काले जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए, और कोई झाड़ू लगा रहा
था, खाना वहां बनाते हैं 1 इतने लाख सारे लोग। लोग रोज खाना खाते हैं, लंगर चलता है हर समय। जी 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 जी, अमेजिंग, उनमें दे से आर बहुत सारे डूइंग लोग मिलेनियर्स हैं। अमेजिंग, यानी जी जी, तो उनमें से लाखों लोगों को रोज का, करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं ये लोग। जी, तो दीपल जी, उनमें से बहुत सारे लोग मिलियनियर्स हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं जो वहां जाकर सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें, उनके अंदर ये भाव है कि हम इन लोगों की नहीं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, इनमें भगवान है। सो नर सेवा नारायण सेवा। अब मेरा यहाँ पर जो एक प्रश्न है, या मेरी जो है, कोरोना आया, आपने किसी को एक वक्त का खाना दे दिया या राशन दे दिया, बहुत लोगों ने राशन बांटे, राइट, मैं भी इस काम में सक्रिय था, तो बहुत लोगों को हमने राशन दिए। लेकिन सवाल मेरा यह है, आप किसी को खाना दे रहे हो, राशन दे रहे हो, वो राशन कब तक चलेगा? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, और कितनों को दे सकते हो? लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, एक कहावत मैंने सुनी थी, यहां बिल्कुल बस गई, राइट? यू गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। आप किसी को मछली देते हो, आपने उसको एक बार का भोजन दे दिया, आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया, आपने जीवन भर के लिए उसको आत्मनिर्भर कर दिया, राइट? और इस बिजनेस के जरिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो काम ही ऐसा है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, गरीब लोग आओ मैं तुम्हें रोटी दूंगा, नहीं। आप तो, हम इस बिजनेस के जरिए, हम और आप और सभी वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म मिला और समझ में आ गया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप इतने लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ना सिर्फ आपने उनको आत्मनिर्भर बनाया, आपने उनको इस लायक बना दिया कि ये डुप्लीकेशन वो आगे कर रहे हैं। तो yes. ये एक कमाल की सेवा आप कर रहे हैं। सो ये बिजनेस जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस कलयुग में सतयुग का बिजनेस है, जिसमें आप दूसरों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग सेवा, एंड ये और आप जितनी तन्मयता से ये सेवा करेंगे, आप उतनी तरक्की करेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो ये इस बिजनेस की बहुत कमाल की चीज मेरे को लगती है। एंड और आपको किसी, सिद्धार्थ, और एक चीज अगर मैं इसमें ऐड करूं कि इसमें, और ये आप सिर्फ एक जन की सेवा भी नहीं कर रहे हो। अगर एक जन सही होता है, पूरा परिवार सही होता है। यानी वो परिवार में 10 लोग है, 15 लोग है, 5 लोग है, वी डोंट नो, और उसकी लाइट से और भी लोगों की जिंदगियों में बदलाव आता है। तो यानी ये एक, मैं कहती हूँ ना कि ये एक ऐसा है कि जिसमें हमने जानते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, जो आप सेवा की बात कर रहे हो वो। एब्सोल्युटली। सो जब आप अपनी, आप देखिए ना, जब रमजान आता है तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, सो वो उनको बोलते हैं ज़कात करने के लिए, डोनेट करने के लिए। मैंने कहा ना, हर रिलीजन में ये सिखाया जाता है। तो क्योंकि वो उसको बोलते हैं वो खुदा का काम है, तो ये जो बिजनेस है ये खुदा का काम है, ये नेक काम है, ये ऊपर वाले का काम है। सो जो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं, आपका ये जीवन तो यहाँ तो आप सेट हो ही गए। इसके बाद परमानेंटली यहाँ कोई नहीं है, कुछ समय के लिए है हम इस प्लैनेट अर्थ पे। यहाँ के जाने के बाद में तुम वहां भी एम्बेसडर हो, तुम वहां भी DUCD हो, टेंशन नहीं है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज बहुत सारी चीजें लोग सीखेंगे आज के ये सेशन से। आपने अपना टाइम दिया, टाइम से भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, आपका 20-22 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ दिया आपने लोगों को। और यस, हम लोग मिलके लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का, जो आज तक हम काम कर रहे थे उससे भी और ज्यादा करेंगे, और मिलके बहुत कुछ बदलाव इंडिया में लेके आएंगे हम। जी जी जी, तो बिल्कुल लेकर के आएंगे, बिल्कुल लेकर के आएंगे दीपल जी, बिल्कुल लेकर के आएंगे दीपल जी। और जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, सबसे पहले तो दीपल जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं। आपके माध्यम से लोगों को ये देखने का मौका मिल रहा है, नए नए लोगों को लोग सुन रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं घर बैठे बैठे। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मे गॉड ब्लेस यू नीलेश जी मोर एंड मोर। सो हमेशा आप ऐसे काम करते रहिए। एंड इसके साथ साथ दीपल जी, मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि बी अ ड्रीमर। आप किसी को भी देखिए, जितने भी लोग हैं, मैंने बहुत सारे दीपल जी सफल लोगों को स्टडी किया है। जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं तब से ऑब्जर्व करता था टॉप प्लेयर्स को, और उनको ऑब्जर्व किया, बहुत टॉप बिजनेसमैन को ऑब्जर्व किया, टॉप फिल्म स्टार्स को ऑब्जर्व किया, टॉप स्पोर्ट्समैन को ऑब्जर्व किया। एक चीज जो मुझे सब में कॉमन नजर आती है, पहली चीज, ये सभी लोग बहुत बड़े ड्रीमर रहे हैं।
मुझे याद है मैं शाहरुख खान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई आया था, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मैं समुद्र पर टहलता था और मैं देखता था जहां आज उनका घर है, वो कहते थे एक दिन मैं यहाँ घर बनाऊंगा। उस समय लोग कहते थे कि तू क्या पागल है, तेरा ना कोई गॉडफादर है ना कुछ है। तो वो बहुत बड़े ड्रीमर थे और जितने भी सब सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। सो बी अ ड्रीमर, नंबर 1। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ, उनके ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव इन योर गॉड, राइट। जिसको जिस भी रूप में आप उस खुदा को मानते हैं, चाहे आप पैसे करके मानते हैं, ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, डजंट मैटर, बट बी कनेक्टेड विद इट, बिलीव इन हिम, बिलीव इन योर मेंटर, बिलीव इन योर गुरु, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, उनके ऊपर जरूर बिलीव करिए। बिलीव इन योर कंपनी, बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद सारा फोकस सिर्फ उस पर रखिए जहां पहुंचना है। फोकस के ऊपर एक छोटी सी बात बोलूंगा, गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को जब धनुर्विद्या सिखाई, उनका जब वो टेस्ट लेने लगे तो उन्होंने उनको एक नकली मछली दी, बोला इसकी आंख में तीर मारना है। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर ने फोकस किया, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा गुरुदेव मेरे को पेड़ दिख रहा है, पत्ती दिख रही है। बोलो निशाना लगाओ, बोलो रहने दे, लग गया तेरा निशाना, साइड हो जा। उसके बाद भीम आया, भीम से बोला तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला गुरुदेव मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पत्ती दिख रही है, पीछे आसमान भी दिख रहा है। लगाओ, ना रहने दे। नकुल सहदेव की भी यही कहानी थी, लास्ट में उन्होंने जानबूझ के अर्जुन को रखा हुआ था। अर्जुन आया, अर्जुन ने निशाना ताना, गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। बोले यू शूट, उसने शूट किया सीधा मछली की आंख में। तो आपको जो बनना है, राइट। आज से 5 साल पहले जब मैंने 1 करोड़ रुपए के ऊपर फोकस करना शुरू किया ना, मुझे उसके अलावा सब सुनना बंद हो गया था। वो आप बिल्कुल आप सिर्फ उसी पे फोकस रखो जो आपने बनना है। दूसरा, बहरे हो जाओ, सिर्फ 2 लोगों की बात सुनना अगर जीवन में कामयाब होना है, एक अपने गुरु की, राइट, एंड दूसरा अपने अंदर के हायर सेल्फ की, या बिगर मी मैं जिसको बोलता हूं। बाकी किसी की बात मत सुनना। पीपल विल कम एंड टेल यू ये पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड, आपने एक ही चीज बोले रिजेक्टेड, कैंसिल, उनकी मत सुनना। दे विल टेल यू या ये नहीं हो सकता, दे विल टेल यू टफ टाइम है, रिजेक्टेड, उनकी आपने नहीं सुननी। आप बोलोगे मैं 10 लाख रुपए, अरे नहीं होंगे, वेस्टीज में नहीं होंगे, अरे यहाँ तो ये है, वो 500 बातें आपको कहेंगे, आपने नहीं सुननी, आपने बिल्कुल बहरा हो जाना है। जैसे एक मेंढक था ना, मेंढकों का दल गिर गया दूध के बर्तन में, और उसमें जब वो गिर गए तो वो उछल कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो दूध के लेवल से वो बाहर तो आते थे लेकिन बेचारे फिर अंदर चले जाते थे। तो जब वो बार बार उछल रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे मेंढकों का झुंड बाहर आ गया। उन्होंने कहा अरे यार तुम सोचते, तुम इतने लालची हो, इसमें क्यों गिर गए, पहले क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा? अरे एक बोला भैया चुप रहे यार, कर रहे थे। वो लगातार उछलते रहे, थोड़ी देर बाद 10-12 मेंढक थे, एक मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, लास्ट में एक बचा बेचारा। तब तक इतने लोग उछलते 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 वो दूध मक्खन बन गया, वो ऊपर बैठा, थोड़ी देर सांस ली, टप करके बाहर आ गया। उसके बाद लोगों ने उससे पूछा तू अब आवाज आ गई या? सो बोला हम कहा इनकरेज कर रहे थे, तो बोला मुझे लगा तुम मुझे इनकरेज करो। वो कहा ना बचपन से मेरे को बहुत कम सुनाई देता है यार, मैं बहरा हूं। तो अगर आपको कामयाब होना है ना, ये जितने भी तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं इनसे बहरे हो जाओ भैया। ये तुम्हें रोज बताएंगे तुम लग्जरी कार नहीं ले सकते, ये तुम्हें रोज बताएंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हें रोज बताएंगे तुम वो नहीं कर सकते, आपने इनकी नहीं सुननी। और एक चीज और आपको बताऊंगा दीपल जी, आपने ये अनुभव किया होगा आई एम श्योर, जब हम कुछ नहीं होते ना तो ये लोग हमें बताते हैं कि हम नहीं कर सकते, और जब हम कुछ हो जाते हैं उसके बाद ये हमें बताते हैं बस अब हो गया जितना होना था, अब तुम्हारा टाइम बीत गया, अब तुम्हारा टाइम बीत गया, शांति से जियो, आगे क्या करना है, सब कुछ तो है। या सो आज भी अगर शाहरुख खान की एक पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, लोग कहते हैं इसका टाइम गया, अब ये खत्म हो गया, ये फिनिश। बट जिन जो रियल पीपल है ना, वो कभी सुनते ही नहीं, तो इनकी क्या सुननी है। And so and tough time never lasts, tough people do. Be in your own zone, be in your success zone, work hard, be passionate, and always believe that I am a champion. Always believe in yourself, and yes, you are a champion. Yes. Thank you so much, Siddharth ji. Thank you. यहाँ